everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to the Social Issues Current Affairs series of CBL, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जो करंट अफेयर 12th ऑफ जून टू 18th ऑफ जून न्यूज़ में रहे थे, तो क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, कैसे वो आपके प्रीलिम्स पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं एंड हाउ यू कैन यूज दीज डेटाज इन योर मेंस आंसर। तो हम देखते हैं कि भाई आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक्स करने हैं टोटल। पहला टॉपिक है हमारा आईशे 2020, जिसका बेसिक मतलब है आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ध्यान रखेंगे हायर एजुकेशन है, प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन के रिगार्डिंग ये सर्वे नहीं है। पहली बात तो ये, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि भाई रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस सर्वे को रिलीज किया है, जिसमें ये बताया गया, चाहे वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हो, चाहे वो विमेन के फेवर में एजुकेशन की पैरिटी हो, या फिर और कोई भी चीज़ हो, उसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पूरी कंट्री ने। तो हम ये देखेंगे कि भाई ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई बाय द स्टेट गवर्नमेंट या बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ये जो सर्वे है उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छे तरीके से निकल कर सामने आई। एक तो हम लोग ये पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई रेजोल्यूशन 75/260 ऑफ UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रिगार्डिंग दी HIV एंड एड्स। अभी रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने 75th सेशन ऑफ UNGA का एड्रेस किया है रिसेंटली, और उसमें बेसिकली क्या है, इसी HIV एड्स के रिगार्डिंग जो रेजोल्यूशन है उसको पास करने की बात की गई है। तो हमारा बेसिकली ये काम है कि किस तरीके से जो HIV है आपकी बॉडी में एंटर करके किस तरीके से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को कम कर देता है, and how the other initiatives are being run by the government to suppress the transmission of HIV AIDS। ये अपन देखेंगे सारा का सारा। नेक्स्ट है अपना ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर कंपाइलिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया है, जिसमें बेसिकली ये देखा गया है कि जितने भी ऐसे बच्चे जो कोरोना की वजह से स्कूल्स में पहले तो एनरोल थे, लेकिन अब ड्यू टू कोरोना अब वो बाहर चले गए हैं स्कूल से, या तो वो उस स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते, या फिर जो स्कूल है वो ही बंद हो गया है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, जो भी रीजंस रहे हों, लेकिन अब दोबारा से इन बच्चों को उन स्कूल्स में दाखिला करवाने के लिए उनको देखा जाएगा कि भाई ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ऐसे ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेजेंट हैं। तो हम देखेंगे कि रिसेंटली क्या है, ये समग्र शिक्षा अभियान के अंडर आता है बेसिकली ये मॉड्यूल। तो हमारा काम ये है कि समग्र शिक्षा अभियान का बेसिक मीनिंग क्या है, क्या ये स्कीम है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन्स हैं, और व्हाट आर द फंडिंग पैटर्न्स एंड व्हाट आर द अदर लिमिटेशंस ऑफ दैट स्कीम। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे अपना, जो कि है आईशे 2020 ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ध्यान रखेंगे जो कॉलेज टाइप ऑफ एजुकेशन है आफ्टर 12th क्लास, उसके रिगार्डिंग जो भी सर्वे में फाइंडिंग्स देखी गई हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो दिस सर्वे इज रिलीज्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐसे लिख सकते हैं ना, इट इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये बेसिकली सर्वे ये दिखाता है कि आपके एरिया में, आपकी पूरी कंट्री में या स्टेट वाइज जो हायर एजुकेशन है उसका स्टेटस कैसा है, क्या यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को ही इक्विटी प्रेजेंट है कि भाई वो एडमिशन ले सके, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटीज हैं क्या वो अवेलेबल हैं, क्या जो टीचर्स की क्वालिटी है वो मेंटेन्ड है, कॉलेजेस की अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट रिमोट एरियाज क्या वो है या नहीं है। तो ऑल दीज आर बीइंग फाइंड बाय दिस आईशे 2020। लेकिन आपको एक क्रक्स हल्का सा ध्यान में रखना है कि भाई इस सर्वे के अंतर्गत जो भी चीज़ें फाइंड की गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर को प्रेजेंट करती हैं रिगार्डिंग दी हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो वो फाइंडिंग्स क्या हैं, बेसिकली ये बताता है कि भाई पिछले 5 सालों में इन द लास्ट 5 years टू 2015-16 टू 2019-20 there has been a growth of 11.4% in the students enrollment। मतलब अगर 5 साल पहले सिर्फ 100 बच्चे ही एनरोल करते थे इन द हायर एजुकेशन, मेल प्लस फीमेल दोनों मिला के बता रहे हैं, और अब 5 साल बाद कितने बच्चे कर रहे हैं, इतने हो जाएंगे आपके 111.4, वो चलो 111, 112 जो भी ध्यान में रखना हो।
तो बेसिकली कहने का ये है कि जो एनरोलमेंट की अमाउंट है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, क्योंकि डिफरेंट स्कीम्स चलाई होंगी सरकार ने, वो हम लोग अभी देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। एक तो ये फाइंडिंग काफ़ी अच्छी है। दूसरा, इसने स्टेट वाइज बताया कि जो उत्तर प्रदेश है इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट देखी गई है, एंड सेकेंड नंबर पे है आपका तमिलनाडु, एंड थर्ड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। और एक और चीज़ देखने वाली है इसमें उत्तर प्रदेश वाले केस में कि जो मेल्स हैं उनमें सिर्फ 49.1% जो है वो एनरोल्ड है इन टू दी हायर एजुकेशन, और जो फीमेल्स हैं इनमें 50.9 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। It means the number of females in the higher education in Uttar Pradesh is more than the number of males in higher education. तो ये काफ़ी दिखाता है कि भी उत्तर प्रदेश में the things are going on a fine way. And secondly, the population of Uttar Pradesh is very high. And the absolute terms में इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश है it has become the first state. तो absolute terms में it is first. एंड अगर हम पिछले वाले साल के कंपैरिजन में करें तो जो स्टेट्स की क्लासिफिकेशन है दैट इज डिफरेंट। क्लियर है? एक तो ये फाइंडिंग बेसिकली बताई गई है। दूसरी फाइंडिंग इसने बताई कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है GER, इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 0.8% ओनली। माइनस्क्यूल का मतलब है बहुत कम मार्जिन से जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो इंक्रीज हुई है, जस्ट 0.8%। तो अपने समझने का बेसिक ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। देखो नाम से ही क्लियर है, रेशो है एक तरीके का। रेशो किस किस के बीच में निकालेंगे? जो न्यूमरेटर है उसमें रखेंगे आप जितने ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन में एनरोल्ड हैं उस लेवल के, जितनी भी उनकी एज है कि भाई उनको 16 to 18 वो हैं, 16 to 20 वो हैं कि उनको हायर एजुकेशन में होना चाहिए था। तो जो एनरोलमेंट है उसमें आप ये नंबर यहाँ पर लिखेंगे कि जितने प्रेजेंट हैं इन दी हायर एजुकेशन, जिन्होंने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में। और अगर हम नीचे डिनोमिनेटर की बात करें तो आप यहाँ रखेंगे कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर अवेलेबल दैट शुड बी इनटू दैट कैटेगरी। कि भाई आपके एरिया में 100 बच्चे थे जिनकी एज जो थी 16 to 18 ईयर्स की थी, जिनको हायर एजुकेशन में होना चाहिए था, या 16 to 20 जो भी आप मान के चलें, 17 to 20 ले लेते हैं। 17 to 20 ईयर्स की एज 100 बच्चे हैं जिनको अब आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनमें से सिर्फ 50 जो बच्चे हैं उन्होंने ही एडमिशन लिया। तो आपके पूरे एरिया में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितनी होगी? ओनली 50%। इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकालनी है तो, है ना, तो इंटू 100 50%। तो इसका मतलब जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो थोड़ी सी कम मानी जाती है अगर 50 बच्चों ने एडमिशन लिया है तो। लेकिन अगर 100 बच्चे ही अवेलेबल थे और 100 के 100 ने ही एडमिशन ले लिया, देन द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इज 100%। जितने होने चाहिए थे उतने ही हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ गुड पिक्चर। लेकिन अगर मान लो कि भाई ये तो हमने 17 to 20 ईयर्स के बच्चों की बात करी, मान लो कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो पहले अपनी कंप्लीशन नहीं कर पाया एजुकेशन को और अब वो चाहता है कि भाई वो एडमिशन ले हायर एजुकेशन में, बट उसकी एज अब 22 या 23 है। लेकिन अगर ऐसा बच्चा भी है जिसने एडमिशन लिया है तो भी उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो 100 तो वो इसी एज के बच्चे हो गए, और साथ में मान लो 50 बच्चे और हो गए जो हायर एज के थे, बट नाउ दे आर इन द एडमिशन कैटेगरी ऑफ हायर एजुकेशन। तो कितने टोटल बच्चे हो गए आपके? 150 हो गए। तो आपकी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो कितनी होगी? 150%। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिगार्डलेस ऑफ एज। रिगार्डलेस ऑफ एज जितने बच्चे हायर एजुकेशन में प्रेजेंट हैं उनको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, एंड नीचे हम लोग एज स्पेसिफिक जो बच्चे हैं जो कम से कम होने चाहिए थे उनको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कैन बी मोर देन दी 100%। तो ये चीज आई थिंक क्लियर है। अब ये कहती है फाइंडिंग कि भी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है ना दैट हैज बीन इंक्रीज्ड। इसका मतलब जो बच्चे पहले हायर एजुकेशन में नहीं थे, जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नाउ दे आर गेटिंग इनटू द मेन स्ट्रीम। तो ये बेसिकली आपकी फाइंडिंग है, दैट इज द काइंड ऑफ डेफिनेशन। और अगर हम देखें इंडिया में सेंट्रल लेवल पर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है हायर एजुकेशन में दैट इज जस्ट दी 27.1%।
27% है, जो कि 2014-15 में थी आपकी 24.3%। तो इसका सिर्फ बहुत कम जो है एक परसेंटेज वाइज इंक्रीज हमें देखने को मिला है। बट इसमें और चीज़ें भी की जा सकती हैं ताकि अल्टीमेटली जो चिल्ड्रन की एजुकेशन है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, खास करके हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में। तो एक तो ये फाइंडिंग आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, देयर हैज़ बीन इंक्रीज एंड ओवरऑल इंक्रीज ओवर 18% इन द फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। जो अगर पहले सिर्फ 100 विमेन ही एनरोल्ड थी हायर एजुकेशन में 5 साल पहले, तो अब कितनी हो चुकी हैं? 118। तो दैट इज अ काइंड ऑफ गुड इनिशिएटिव, गुड पिक्चर कह लो कि गुड एक फाइंडिंग कह लो, है ना। तो दैट इज अ काइंड ऑफ गुड। लेकिन एक और चीज में देखने वाली है कि जो फीमेल्स की पार्टिसिपेशन है दैट इज लोवेस्ट इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जैसे हमारे इंडिया में कई सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो नॉर्मली प्राइवेट कॉलेजेस हैं या फिर नॉर्मली हर जगह पर जो खुले हुए हैं। तो जो गर्ल्स की पार्टिसिपेशन है ऐसे इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में वो कम है, क्योंकि एक तो या तो इनमें एडमिशन लेने के लिए एक तो टेस्ट वगैरह पास करना पड़ता है ना। तो वो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो मे बी इट इज़ लो इन टर्म्स ऑफ विमेन। तो ये देखने वाली बात है कि जितने भी आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर लो, इसमें जो गर्ल्स की पार्टिसिपेशन है वो लोवेस्ट है, एंड फीमेल्स की पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो लो इन दी प्रोफेशनल कोर्सेज एज कंपेयर टू द एकेडमिक कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बीटेक या फिर और कोई डिग्री, लेकिन उनमें फीमेल की पार्टिसिपेशन कम है एज कंपेयर टू द एकेडमिक कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल बीए, बीएससी, इनमें ज़्यादा है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो दैट हैज़ बीन इंक्रीज ऑफ 18% इन द फीमेल्स एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। बट फिर भी ये एक कह लो कि ये अच्छी चीज़ थी, एंड अल्टीमेटली इसका ही एक लिमिटेशन आ गई, लकूना आ गया कि भाई किस तरीके से फीमेल की पार्टिसिपेशन प्रोफेशनल कोर्सेज में या जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कम है एज कंपेयर टू द मेल्स। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जेंडर पैरिटी इंडेक्स की अगर बात करें, जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, आप काउंट करते हैं 0 to 1 में। अगर 0 है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, इसका मतलब जो फीमेल्स हैं वो मेल्स के मुकाबले बिल्कुल भी हायर एजुकेशन में प्रेजेंट नहीं है। अगर वो 0.5 है तो थोड़ा सा ठीक ठाक सिचुएशन है, और अगर 1 है इसका मतलब जो अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन है दैट इज सेम फॉर द मेल्स एंड फॉर द फीमेल्स। लेकिन इस फाइंडिंग में ये बताया गया है 2019-20 के केस में जेंडर पैरिटी इंडेक्स में दैट इज 1.01। तो 1 से ये ज़्यादा है। तो अगर ये 1 से ज़्यादा है तो दैट मीन्स जो फीमेल्स के फेवर में ये चीज़ है। अगर ये 1 से नीचे होता तो दैट मीन्स GPI वेरीज बिटवीन 0 to 1 टिपिकली मीन्स डिस्पैरिटी इन फेवर ऑफ मेल्स, कि लेस नंबर ऑफ फीमेल्स आर प्रेजेंट इन द हायर एजुकेशन एज कंपेयर टू द मेल्स। लेकिन अगर ये 1.01 है इसका मतलब फीमेल्स आर गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ हायर एजुकेशन एज कंपेयर टू द मेल्स, बिकॉज दिस इज द एविडेंस। 1.01 इज द जेंडर पैरिटी इंडेक्स, और ये जो डेटा है ये आपकी सरकार का डेटा है, तो यू कैन यूज इट इन द मेंस आंसर। जब भी आपको ये बताना हो कि भाई क्या विमेन की पार्टिसिपेशन हायर एजुकेशन में बढ़ी है, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है ना और जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है इसमें तो फिर भी फीमेल्स की पार्टिसिपेशन होती है, लेकिन हायर एजुकेशन में तो बिल्कुल ही एकदम से ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है। उसके भी कई सोशल रीजंस हैं, इकोनॉमिकल रीजंस हैं, और भी डिफरेंट रीजंस हैं, वो बात की बात है। बट हमें ये पता है कि फीमेल की पार्टिसिपेशन कम है। तो जब आपको इस चीज़ को उल्टा साबित करना है तो यू कैन कोट दिस डेटा that according to AISHE 2020 the gender parity is 1.01, that means it is in the favor of females। ठीक है, चलो अगर हम देखें कि वेरियस इनिशिएटिव जो सरकार ने चलाए हैं इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो दैट इज फर्स्ट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये तो आपने ध्यान रखनी ही रखनी है। इस पे GS1 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, GS2 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एथिक्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ना ये काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रॉड मैनर्स में तैयार करनी है। क्लियर है? तो अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो इसका एक तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज इट विल ट्राई टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो
in higher education to 50% by 2035। कि अभी जो 27.1 है इसको हमें इंक्रीज करना है टू 50% बाय 2035 ईयर। एक तो हायर एजुकेशन के लिए जो डेटा है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज अगर हम इसमें देखें तो एक तो ये चीज हम लोगों ने चलो देख ही ली। दूसरा है इसमें नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल्स। तो ये स्कूल्स की अगर हम बात करें तो जैसे बेसिकली होता है ना कि भाई ये आपका ये पीरियड जो है ये आपका मैथ्स का है और आपको मैथ्स पढ़ना है, और ये आपका जो पीरियड है दैट इज ऑफ द साइंस। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं है। जब आप मैथ्स पढ़ रहे होगे तो आपको साइंस की चीजें बताई जाएंगी साथ में, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो आपको फिर ज्योग्राफी है उसकी चीजें बताई जाएंगी। तो ऐसा जो सिलेबस है हमारा स्कूल्स वाला, उसमें बहुत ज्यादा रिजिड सेपरेशन नहीं है। तो ये हम ट्राई करना चाह रहे हैं कि अगर बच्चा कोई चीज सीखे तो फिर वो पूरे पैरामीटर्स पर सीखे, ऐसा ना हो कि सिर्फ उसको हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है। तो जो चीजें होती है वो कॉम्प्रिहेंसिवली और हॉलिस्टिकली ही पता होनी चाहिए हम सभी को। तो ये भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको इंश्योर करने की बात करती है। दूसरी चीज ये कहता है NEP 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़ पीपल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। कि ऐसे बच्चे जो पहले स्कूल्स में एनरोल्ड थे बट ड्यू टू मेनी रीजंस अब वो नहीं है, तो उनको दोबारा से वापस लेकर आना इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स। तो ऐसे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा से हम लोग मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट ये कहता है वोकेशनल एजुकेशन टू बी स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 6th विद द इंटर्नशिप्स। 6th क्लास से ही आपको जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, जो आपको आगे आने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए स्किल्स प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल कोडिंग है ना, किसी भी लैंग्वेज को सीखना, HTML हो, C हो, जावा हो, C++ हो, कोई भी जो ऐसी लैंग्वेज जो भी चलन में है, काफी ट्रेंड में है, उसको सिखाया जाएगा आपको। तो स्टार्टिंग से ही आपके अंदर वो स्किल प्रोवाइड की जा रही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन आपको ये ना लगे कि भाई अब मैं करूं क्या, आपके पास नंबर ऑफ स्किल्स है, आप किसी भी एरिया में जा सकते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट हैज बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसमें है कि भाई नया पैटर्न हम लोगों ने लेकर आया है 5+3+3+4 का, अदर देन दी 10+2। तो वो सब चीजें इसमें स्कूल्स के लेवल पर है। एंड टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन द मदर टंग और दी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि भाई जो एजुकेशन है वो कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर लोगों को ना तो हिंदी आती है और ना ही इंग्लिश आती है, तो उनको उसी लैंग्वेज में समझाया जाएगा जो उनको समझ आती है। तो जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो उनको क्लास 5th तक कम से कम पढ़ाई जाएंगी। क्लास 6th में, क्लास 7th में पढ़ा लो, अब वो आपकी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, बट कम से कम हर स्टेट में क्लास 5 तक तो आपको उनकी रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ानी ही चाहिए। तो दैट हैज बीन रिटन इन दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग जो डेटा है वो ध्यान रखेंगे ताकि हम मेंस के आंसर में इसको कोट कर सके। चलो नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है दैट इज दी स्पार्क, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। देखो नाम से ही क्लियर है कि भाई आपका प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन किस किस के बीच में, जो इंडियंस हैं और जो फॉरेन में जो लोग अपनी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उनकी आपस में कोलैबोरेशन, ताकि हम लोग उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सके और अल्टीमेटली हमारे देश में भी जो रिसर्च है, जो इनोवेशन है, उसको प्रमोशन मिल सके। तो ये जो स्कीम है इट हैज बीन इम्प्रूविंग द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में बेसिकली दिक्कत क्या है ना कि भाई थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। तो थ्योरेटिकल तो रट्टा मार के भी हम लोग पास हो जाते हैं, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती हमारे लिए, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी में उस चीज को हमें यूज करना होता है तब जाके हमारी दिक्कतें शुरू होती हैं। तो इसीलिए जो एक तरीके की थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रमोट करने के लिए ये कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं, ताकि अब अगर आप कॉलेज में हो तो कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको पता हो कि भाई एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किसके रिगार्डिंग आप कर रहे हो एंड अल्टीमेटली इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा आपकी रियल लाइफ में। तो ये सब जो चीजें हैं ये बताई जाएंगी अंडर दिस स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। एक तो ये स्कीम ध्यान रखेंगे। दूसरी है आपकी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,
नाम से ही क्लियर है, उच्चतर है, इसका मतलब हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्कीम है इसमें बेसिकली क्या है, इट एम्स टू प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री। पहली बात तो रिसर्च करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लैब्स है ना, उसमें काम करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो हैं, और वो इक्विपमेंट्स काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 10 साल पहले खरीदे थे और आज भी वही चल रहे हैं। तो ये जो आप कह लो कि रीइनोवेशन ऑफ इक्विपमेंट्स है, ये भी आपको करनी पड़ेगी। तो इसी सब को करने के लिए जो पैसे चाहिए हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, वो कौन प्रोवाइड करेगा? दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर दिस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा। क्लियर है? तो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए जो फंडिंग होगी ये दी जाएगी। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ये भी एक तरीके की फेलोशिप है, स्कॉलरशिप दी जाती है टू दी जो डॉक्टरल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो पीएचडी लोग कर रहे हैं, उसके जो पीएचडी बेसिकली कर रहे हैं लोग, उनको जो रिसर्च वगैरह करनी है उसके लिए भी जो फंडिंग है, जो इकोसिस्टम सपोर्ट है, या फिर जो गाइडेंस है, वो सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा बाय दिस प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप ऑन द फोकस ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज, कि ऐसी चीज में आप रिसर्च करो जो आपकी कंट्री के लिए आगे आने वाले टाइम में काफी अच्छी साबित हो सकती है। तो वो सब चीजें जो बेसिकली है आप इसके अंडर कर सकते हैं। तो ये कुछ स्कीम्स हैं बेसिकली जो आपको हल्की सी पता होनी चाहिए कि सरकार ने हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किस तरीके से चीजों में इम्प्लीमेंटेशन शुरू करी है। ऐसी ही स्कीम्स कुछ होंगी सेकेंडरी एजुकेशन वाली, ऐसी ही कुछ स्कीम्स होंगी प्राइमरी एजुकेशन वाली। तो जब वो न्यूज में रहेंगे तब उनको करेंगे। न्यूज में भी ये थी इसलिए इनको डिटेल में कंप्लीट किया है। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।